नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने पूरी प्लानिंग कर ली है और इसी बीच अब दावेदारी पेश करने का सिलसिला भी जोरों पर है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं और पूरे तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश में भी जुटे। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ कुर्ता विधानसभा क्षेत्र से सशक्त और संभावित प्रत्याशी राजेंद्र यादव जी हैं। ये शरद यादव के भी काफ़ी करीबी रहे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका रोड मैप क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्ता विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं और आपने सोचा है वहां से चुनाव लड़ने का, तो आपको अब तक क्या समस्याएं वहां पर दिखी? रीचा, मैं आपको बता दूं कि बिहार के मानचित्र पर अरवल जिला में कुर्था विधानसभा है। जी। जो कुछ साल पहले आपको मालूम पड़ता होगा कि बिहार में नक्सल प्रभावित एरिया में सबसे ज़्यादा नक्सल से प्रभावित एरिया रहा है, जहां दर्जनों नरसंहार और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। जी। सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा कुर्था है, जहां जगदेव बाबू ने सपना देखा था पुनपुन नदी में बांध बंधाएंगे, मछली भात खिलाएंगे। अभी तक जगदेव बाबू का सपना पूरा नहीं हुआ। आज जो यहाँ स्थिति है, जगदेव बाबू के बाद विधानसभा आज तक सुना रहा। विधानसभा में कुर्था अपना कोई प्रभाव नहीं बना सका, कुर्था का स्थान, कुर्था का नाम नहीं आ सका। मौनिया बाबा बनकर के सदन में लोग बैठे रहे और सरकार के साथ हूँ में हूँ मिलाते रह गए, जिसका परिणाम है कि जिले में और साथ कुर्था में आज तक कोई यूनिक वर्क नहीं हो सका। आज यहाँ मजदूर पलायन हो रहे हैं, छात्रों का पलायन होता है। आज हमारी जो इकोनॉमिक है, जो हमारी जीडीपी देश का है, तो मैं कुर्था से भी जोड़ता हूँ, गाँवों से जोड़ता हूँ। आज भी हमारे ही क्षेत्र में राज्य से बाहर और देश के बाहर पढ़ने बच्चों जाते हैं। हमारे यहाँ एक व्यावसायिक विद्यालय, महाविद्यालय नहीं बन सका, कॉलेज नहीं बन सका। हमारे यहाँ एक भी आईआईटी आज तक नहीं बन सका। हमारे यहाँ आज तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम पर एक भी कोई स्पेशल रोड नहीं बन सका। हमारे यहाँ पिछड़ा और नक्सल प्रभावित एरिया होने के बाद भी विशेष पैकेज से भी हमारे कुर्था की धरती पर, हमारे अरवल ज़िला में कोई ऐसी योजना नहीं आई। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले मेरी ये प्राथमिकता होगी कि अगर मुझे कुर्था के जनता ने मुझे अवसर दिया, तो मैंने सदन के बाहर रहते हुए भी कुर्था पर एक कलंक था कि आज भी अरवल ज़िला पर एक कलंक है। भारत में जीके का पहली बना हुआ है ज़िला। देश में कौन ऐसा जगह है, ज़िला है, जहां रेलवे संपर्क से दूर है। मैंने उस कलंक को धोने के लिए सबसे पहले औरंगाबाद से लेकर बिहटा तक 110 किलोमीटर का पदयात्रा किया। और पदयात्रा के साथ साथ उतना ही नहीं, जहां ये रेलवे है, ये रेलवे लाइन है जो बिहटा औरंगाबाद के लिए लड़ रहा था, जो पटना भाया होते बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और मुंबई का महासागर और देश की राजधानी को जोड़ता है। भारत के इतिहास में पहली घटना है जहां मेरे नेतृत्व में 7.5 घंटा रेलवे बिहटा, औरंगाबाद और अरवल के लिए जाम रहा। ये मैं फक्र के लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास किया। आप जानकारी करिए, पूरे राज्य में आपके मीडिया से खबरें आते रहती है, लगातार आप लोग चिल्लाते रहते हैं। सड़क जाम करने पर, आंदोलन करने पर, सड़क पर अपनी बात रखने पर, सरकार की नीतियों को विरोध करने पर 353 एक नया धारा आया है पुरानी ही, लेकिन कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं था। लेकिन अभी 353 पर पूरे बिहार में कोई लड़ा होगा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा मैं बहादुर तिस्मार खां नहीं हूँ। लेकिन इतना बात मैं आपको बता दूँ, जानकारी दे दूँ कि मैं 353 के खिलाफ खुद आरोपी बना। जनता की लड़ाई, जनता की समस्या के लिए जब खड़ा था, मुझे आरोपी सरकार ने बनाया। सरकार की नीतियों को खिलाफ जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक तरीके से अरवल जिला मुख्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के पास लड़ रहा था, जहां 4 थाना के पुलिस आ करके और 3 बजे रात में गिरफ्तारी किया। गिरफ्तारी करने के बाद जेल में बंद कर दिया, तो उनको लगा कि अब आवाज़ें बंद हो जाएगी। 353 पर हम नहीं लड़ने वाले हैं, 353 को हम खाता बंद कर दिए। आपको जानकारी होगी, गांधी के ज़माने में भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं गांधी से तुलना नहीं कर सकता, हम स्वतंत्रता सेनानी से तुलना नहीं कर सकता, हम गुलामी की लड़ाई से मैं तुलना नहीं कर सकता, लेकिन उस समय ज़माने में भी हम इतिहास को पढ़ते हैं
तो यही सुनते हैं कि 2-4 लोग सत्याग्रह और जेल में भी लड़ा करते थे। लेकिन एक उपलब्धि है कुर्था का बेटा, कुर्था की पगड़ी को ऊंचा करने के लिए, कि मैं जेल में भी जाने के बाद में उस आंदोलन सत्याग्रह को ख़त्म नहीं किया। और जिस जेल में जहां नक्सली रहते हैं, जहां रणवीर सेना से लेकर के, माओवादी से लेकर के, पीपुल्स वार से लेकर के, माले से लेकर के, जातीय संगठन के लोगों से लेकर के तमाम लोग जहां रहते हैं, वहां भी इस आंदोलन को जारी रखा। और मेरे नेतृत्व में, मेरे उगाई में अखबार का पन्ना निकाल लीजिए, रिपोर्टिंग निकाल लीजिए, 5 दिन जेल में चूल्हा नहीं जला जब तक जेल मैनुअल मालूम लागू नहीं हो गया, जब तक सरकार आश्वासन नहीं कर दी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो गई। तो आज भी मैं भरोसा दिला रहा हूं कुर्था की जनता को, खास करके मैं सदन में रहूं या नहीं रहूं, मैं सदन में अगर नहीं भी हूं तो मैं कुर्था की शान और कुर्था की पगड़ी को नीचे नहीं कर रहा हूं। मैं सदन से बाहर भी अगर हूं तो सड़क पर कुर्था की पगड़ी को ऊंचा किया हूं। आज भी जब आप बताइए, जब लोकतंत्र खतरे में आया, जब शरद यादव सड़क पर उतरे थे और सड़क पर महागठबंधन तोड़ने के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, मैं मुंबई में रहता था। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन में आज भी हम काम करते हैं, जिसका प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। लेकिन वहाँ भी मुंबई को छोड़कर उस दिन भी लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर आ गए और शरद जी के साथ मुख्य भूमिका निभाया। और आज भी मैं कहता हूँ, आज कुर्था की जनता को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, मेरा मकसद विधायक बनना नहीं है, मेरा मकसद भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना है, मेरा मकसद भारत के संविधान पर देश को चलाना है, मेरा मकसद नीतियों और सिद्धांत पर, विचार पर देश को चलाना है। अगर ये बातें लागू नहीं हुई तो आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं मौनिया बाबा के भेष बना करके, मौनिया बाबा को रूप रख करके उस सदन में नहीं बैठूंगा जहां बहुत सारे और विधायक बन करके लोग वहां बैठे रहेंगे। आज भी मैं कहता हूं, जिस तरह से सड़क से लड़ा हूं, उसी तरह आंखें में आंखें डालकर, आंखें में आंखें मिलाकर सरकार से लड़ना चाहता हूं। और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी गई या हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, कुर्था के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो स्पष्ट मैं भी प्रॉमिस कर देना चाहता हूं कि मुझे उस सदन से इस्तीफा देने में 1 मिनट भी देर नहीं रहेगा। जनता के सम्मान के लिए मैं इस्तीफा कर देने का काम बताया। लेकिन किस पार्टी के टिकट से आप वहां उतरेंगे? देखिए, अभी मैं लोकतांत्रिक जनता दल शरद यादव जी के पार्टी का प्रदेश का महासचिव हूं और हम लोग महागठबंधन में शामिल हैं। बिल्कुल हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के जो सीट मिलेगा, हम महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। आपको कैसे लगता है कि क्योंकि विकास का मॉडल सभी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और सभी लोग विकास की बातें कर रहे हैं, आपका मॉडल अलग कैसे है सभी से? नहीं, मेरे मॉडल अलग ये होगा कि लोग जो हैं उनसे भी ज़रा इंटरव्यू आप मिस ऋचा आप जाकर ले लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि विधायक जी, आप सदन के मेंबर हैं, आप 10 साल से यहाँ विधायक रहे हैं, आप 15 साल से यहाँ विधायक रहे हैं, ज़रा मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, आपके एग्रीकल्चर की क्या हालात है, आपका इलेक्ट्रिक कंजक्शन की क्या हालात है, आपके यहाँ एजुकेशन की क्या हालात है, आपके विद्यालयों की क्या हालत है, आपके मजदूरों की क्या हालत है, आपके यहाँ जो इतने तेज़ी में मजदूर पलायन हो रहा है उसके वो आपके पास क्या जानकारी है। तो मैं आज भी मैं कहता हूं, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। मैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मैं डिग्री की बात नहीं करता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर पढ़ाई नहीं करेगा, जो नेता की अनुभव नहीं होगा, जो आदमी विधान कानून बनाने के लायक नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा वो कभी सलूशन नहीं कर सकता है। मैं आज जानता हूं, मैं इस क्षेत्र में जहां मैं बसता हूं, चारों दिशा को जानता हूं, एक एक इंच को जानता हूं, एक एक सरजमी के लोग जानता हूं, एक एक वर्ग को जानता हूं, एक एक जातियों को जानता हूं, एक एक उपजातियों को जानता हूं, एक एक लोगों के मन और सोच को जानता हूं। इसलिए मुझे मालूम है, उस क्षेत्र की समस्या मुझे मालूम है। जहां समस्या जिसको जानकारी होगी उसको समाधान ढूंढने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, हम समस्या से ग्रसित हम हैं, समाधान ढूंढने के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होकर आ रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और बाहर से ऐसे लोग आते हैं जिन्हें कोई क्षेत्र से मतलब नहीं, जिन्हें कोई समस्या से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ मतलब है पेंशन से, उन्हें सिर्फ मतलब है गाड़ी से, उन्हें सिर्फ मतलब है वेतन से, उन्हें सिर्फ मतलब है कोटा से। हम आज भी मैं कहता हूं, मैं भी अगर विधायक बन जाऊं, हमारे जैसे सैकड़ों लोग और विधायक यहाँ बनेंगे और बनते रहे हैं पीछे भी। मैं कहता हूं, इस तरह से नाम लिखवाने से, विधायक बोर्ड लगाने से क्षेत्र की समस्या में निजात नहीं हो सकती है। क्षेत्र से जनता का समस्या का निजात तभी होगा जब मैं जनता की समस्या को जानूंगा। हमारे यहाँ कृषि बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ एग्रीगेशन बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ सिंचाई की बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ की ज़मीनें प्यासी है, हमारे फसलें मर जाती है,
हमें उसके बाद में कहना होगा कि जो पानी बर्बाद हो रहा है, जो पानी जिंदगी देती है, वही पानी जानलेवा बन रहा है और उस पानी को हम ज़मीन पर उतार नहीं सके और उसके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। अगर हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, मैं आज भी हमारे यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी है कृषि में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे विधायक होकर आने बनने के बाद में या मुझे एमएलए बना देने के बाद में उस क्षेत्र से समस्या ही खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं जाऊँ अगर मैं सदन में जाऊँ तो ये बातें मैं रखूँगा कि ये मेरी सुझाव है, ये सदन में मांग रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, इस बात को, इस मैप को आप मानिए, इस मेमोरेंडम को आप मानिए, इस राय को आप मानिए। अगर इस राय को नहीं मानते हैं तो हम सड़क पर उतर जाएंगे और उस दिशा में हम सड़क पर उतर जाएंगे। हम इस्तीफा देकर इस्तीफा देकर जनता के दिए हुए वोट को अपमान नहीं करेंगे। हम इस्तीफा देकर ये बताएंगे इस सरकार नहीं है, ये सरकार सरोकार हो गई है, ये सरकार जनविरोधी है, ये सरकार जो है जनता के हित के लिए नहीं है और हम सरकार बदलने के प्रयास में दिशा में उतर जाएंगे। वहाँ भी हम कुर्ता की पगड़ी को ऊंचा करने का काम करेंगे। ये हमारा सोच होगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी अभी कोरोना महामारी है। इस कोरोना महामारी में क्या हालात है कि इससे छिपा नहीं हुआ है। हर परिवार के लोग पीड़ित हैं, हर रिश्तेदार आपके पीड़ित हैं, हर लोग आज पीड़ित हैं इस चीज़ से। कहीं ना कहीं से जो तोड़ जोड़ है, आप समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं से बिल्कुल आपको भी संवेदना है और पीड़ा है। आज इस स्थिति में क्या अस्पतालों की हालात है, क्या दवाई की हालत है, किससे छुपा नहीं हुआ है। और आज खासकर पढ़ाई के बारे में कह रहा हूँ, आज जो पढ़ाई की हालत है, राम जाने, मैं कुछ कह नहीं सकता। बड़ा अफसोस होता है, बड़ी चिंता होता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी जो बिहार के विद्यालयों में जो आज विकास पुरुष अपने आप को कह रहे हैं और अपने आप को सुशासन बाबू कह रहे हैं, मुझे दुख होता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप अगर विद्यालय में शिक्षक नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी अफसोस होता है, बड़ी चिंता होता है, जो शिक्षा से बहुत दूर है, जिसको शिक्षा नहीं है, जिसको शिक्षक बनाकर भेज दिए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये बड़ी चिंता होगी। आने वाले समय में इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा कि आप एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिसको शिक्षक बनाया, जिसके पास शिक्षा नहीं था। बिल्कुल। तो मेरी ये प्रयास होगी ऋचा कि अगर मैं अगर मुझे मौका मिला तो अगर मैं सत्ता पर नहीं रहा तो विपक्ष की कुर्सी पर भी अगर मैं रहा तो मेरा प्रयास होगा कि एक कमीशन बने। जिस तरह से विश्वविद्यालय के पास कमीशन है, अवर सेवा चयन परिषद है, बीपीएससी है, उसी तरह का शिक्षकों को बहाली के लिए कमीशन, जो कमीशन फेस करके जाएंगे वो हमारे विद्यालय को शिक्षक होंगे। और जब वो ऐसे शिक्षक जब जाएंगे तो आज भी मैं कहता हूँ, जो शिक्षा रोजगार बन गया, जो शिक्षा हमारा डॉन में चला गया, जो शिक्षा डीएवी में चला गया, जो शिक्षा दून में चला गया, वो आज भी मैं कहता हूँ वो पलायन हम रोक सकते हैं अगर शिक्षा को हम जमीन पर उतार लिया, बेहतर शिक्षा व्यवस्था कर देंगे। जिस दिन डीएम का बेटा भी उस विद्यालय में पढ़ने लगेगा, डीडीसी का बेटा पढ़ने लगेगा, मंत्री का बेटा पढ़ने लगेगा, उस दिन बिहार का शिक्षा मोहताज नहीं होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे। हमारी संस्कृति रही है, बिहार के लोग कभी शिक्षा के लिए बाहर गए नहीं हैं। इतिहास का पन्ना निकाल करके देख लीजिए, हमेशा सदियों बहुत साल पहले 2700 साल पहले का इतिहास आप निकालिए, हमारी यहाँ परंपरा रही, इस देश का संस्कृति रहा कि लोग पढ़ने इस बिहार में आए हैं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि आज यहाँ के लोग बेंगलोर पढ़ने जा रहे हैं, दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं, विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आज भी दावा करता हूँ, मैं उस पुरानी संस्कृति को भी दोहराने का काम करूँगा, लाने का प्रयास करूँगा कि बिहार जहाँ नालंदा शिला था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, वो शिला फिर बिहार में स्थापित हो और बिहार में शिक्षा की ऐसी रोशनी हो जहाँ बिहार में लोग पढ़ने आए। हम इस दिन की उम्मीद रखूंगा। मैं इसलिए राजनीति में हूँ और कुर्ता से लड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो बिहार में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनानी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी, तभी बेसिक मुद्दे से बिहार आगे बढ़ेगा और इन मुद्दों को लेकर बिहार में विकास होगा, बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।